हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब टू केयर में। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 1 का यूनिट 2 हमारा चल रहा है। और यूनिट 2 में आज का टॉपिक है आदर्शवाद का गुण तथा दोस्त। दोस्त और गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आइडियलिज्म का मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। दोस्तों इससे पहले यूनिट 2 से पहले दोस्तों अगर हम बात करें यूनिट 1 का, तो सारा वीडियो अपलोड है। यूनिट 2 में आज जो आप वीडियो देख रहे हैं इससे पहले का भी सारा वीडियो यूनिट 2 में अपलोड है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो। और दोस्तों बीएड सेकेंड ईयर में अगर आप हैं हरियाणा के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं या आप अदर किसी भी यूनिवर्सिटी से ये टॉपिक आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और आपके जितने भी दोस्त हैं जो बीएड सेकेंड ईयर में उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों आप शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। और दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये एजुकेशनल चैनल है तो एजुकेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आदर्शवाद का शिक्षा के वर्तमान क्षेत्र पर क्या प्रभाव और उसका मूल्यांकन पहले देखते हैं, फिर मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आदर्शवाद के गुण एवं आदर्शवाद की शिक्षा की देन। दोस्तों उच्च शैक्षिक उद्देश्य, इनका क्या गुण है? उच्च शैक्षिक उद्देश्य यानी हायर एम ऑफ एजुकेशन। आदर्शवाद ही दर्शन की एकमात्र ऐसी विचारधारा है जो शिक्षा के उद्देश्यों का विस्तृत विवेचना किया। कहने का मतलब इनका क्या हमारी लाइफ पर इफेक्ट पड़ा, हमारी एजुकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा और किस प्रकार से इनका क्या मेरिट्स है, इनसे हमें हमारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान हुआ आदर्शवाद का, ये हमें देखना है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि आदर्शवाद ही एक ऐसी विचारधारा है जिनके वजह से शिक्षा का जो उद्देश्य है वो और ज्यादा विस्तृत उसका विवेचना किया गया। आदर्शवाद ने शिक्षा को व्यापक एवं उच्च आदर्श प्रदान किया। अगर देखा जाए तो व्यापक और उच्च आदर्श प्रदान किसने किया? आदर्शवाद ने शिक्षा का। जैसे आत्मानुभूति की बात इन्होंने किया था, विभिन्नता में एकता की इन्होंने बात किया था कि संसार में जितनी भी वस्तु है सब विभिन्न होते हुए भी वो कहीं न कहीं एक के बंधन में बंधी हुई है, इसकी बात आदर्शवादों ने किया था। अंतर्दृष्टि की बात इन्होंने किया था। सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करने की अनुभूति की बात इन्होंने की थी। आदर्शवादी सर्वश्रेष्ठ सत्य में विश्वास रखते हैं, वो सत्यता में ज्यादा विश्वास रखते हैं। दोस्तों अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिएगा। अगर देख लेंगे तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आदर्शवाद का कैसा विचारधारा है, एजुकेशन में उनका क्या राय है, पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, विद्यालय किस प्रकार का होना चाहिए, टीचर में क्या क्या गुण होना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों अन्य दार्शनिक विचारधाराओं के उद्देश्य के संकीर्ण और पूर्ण है। कहने का मतलब कि दोस्तों कि अन्य जो दार्शनिक विचारधाराओं का जो उद्देश्य है इतना ब्रॉड नहीं है जितना कि आदर्शवाद का विचारधारा के अनुसार, मतलब जो हमारे शिक्षा का उद्देश्य जिस तरह से विस्तृत हुआ उस प्रकार से अन्य दार्शनिक विचारधाराओं के उद्देश्यों से इतना विस्तार हमारे शिक्षा का उद्देश्य में नहीं हुआ। व्यक्ति को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित निर्देश देती है यह विचारधारा। इस क्षेत्र में आदर्शवाद की देन जितनी महत्वपूर्ण उतनी अन्य किसी दर्शन की नहीं है। कहने का मतलब कि व्यक्ति को उद्देश्य अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए सही निर्देश देती है, सही गाइडलाइन करती देती है, सही मार्गदर्शन देती है आदर्शवाद। लेकिन आदर्शवाद जितना मार्गदर्शन सही तरीके से कोई अन्य दर्शन नहीं देती है। आगे हम लोग देखेंगे, ये मेरिट्स हुआ। दूसरा मेरिट्स क्या है दोस्तों? प्रभुआत्मक अनुशासन। ये डिसिप्लिन की बात करते हैं आदर्शवादी, लेकिन कठोर डिसिप्लिन की बात नहीं करते हैं कि बच्चों को आप डराओ धमकाओ, उस प्रकार से ये नहीं बात करते हैं। ये बोलते हैं प्रभावात्मक। आप इस प्रकार से अनुशासन में बच्चों को रखो, इस प्रकार से आप अनुशासन दो, प्रेम और सहानुभूति उसके साथ मतलब रख करके आप उसको अपने कंट्रोल में रखो, जिससे कि उसके अंदर एक अनुशासन डेवलप हो, जिसको प्रभावात्मक अनुशासन बोलते हैं कि इसका ज्यादा इम्पोर्टेंस वो देते हैं। आत्मानुशासन सिखाता हो, ऐसा मतलब उसको उसका मतलब अनुशासन इस प्रकार से उसे देना है या अनुशासन में इस प्रकार से उसे रखना है कि उसके अंदर ऑटोमेटिक आत्मानुशासन डेवलप हो, इसकी बात करते हैं। जब बच्चे पर सब ओर से अच्छे प्रभाव पड़ेंगे तो स्वयं ही अनुशासन में रहना सीख जाएगा। जैसे कि दोस्तों हमने बताया था पिछली वीडियो में भी कि अगर आपको 4 बजे सुबह में उठने की आदत नहीं है और आपकी मम्मी अगर फोर्स करके डेली उठाती है तो क्या होता है कि अपने आप फिर आपका वो हैबिट बन जाता है सुबह में 4 बजे उठकर पढ़ने का। तो इसी प्रकार से चारों तरफ से जब पॉजिटिव प्रभाव पड़ेंगे बच्चे के ऊपर तो उनके अंदर ऑटोमेटिक अनुशासन डेवलप होगा। यही प्रभावात्मक अनुशासन है, इसी को प्रभावात्मक अनुशासन बोलते हैं।
जिसका समर्थन आधुनिक वैज्ञानिक भी करते हैं, यानी अभी के जो मनोवैज्ञानिक है वो भी करते हैं। इस प्रकार आज के वातावरण में प्रभावात्मक अनुशासन का ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये इनका क्या हुआ, मेरिट्स हुआ। आदर्शवादी का जो थॉट है उसमें क्या मेरिट्स क्या डिमेरिट्स उसको हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों उनका थर्ड मेरिट्स क्या है, अध्यापकों को महत्वपूर्ण स्थान। वो अध्यापकों को मेन रोल मतलब कि मानते हैं कि मेन रोल जो है वो टीचर का है टीचिंग में। बालकों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने के लिए शिक्षक का सहयोग बहुत ही आवश्यक है, यह आदर्शवादियों का कहना है। आदर्शवादी शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और उसे समाज का निर्माण करता तथा शिक्षा प्रणाली का चालक मानते हैं। यानी जो आदर्शवादी है वो ये बोलते हैं कि जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है, यानी जो हमारा टीचिंग प्रोसेस है, इसमें मेन इम्पोर्टेंट टीचर्स का है और समाज का निर्माण करता भी टीचर्स को उन्होंने बोला था और शिक्षा प्रणाली का चालक उन्होंने बोला था। यानी शिक्षा प्रणाली को चलाने वाला कौन है, तो टीचर है। समाज का निर्माण करने वाला भी टीचर ही है। भारत जैसे देश में यदि आज शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो जाए तो भारतीय शिक्षा की अनेक समस्याएं हल हो सकेंगी। यानी आदर्शवादी के अनुसार क्या है कि भारत जैसे हमारे देश है, यहाँ पर अगर टीचर्स को एक महत्वपूर्ण स्थान अगर प्राप्त हो जाता है तो हमारी शिक्षा की बहुत सारी जो समस्याएं हैं भारतीय शिक्षा की वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। ये आदर्शवादी विचारधारा का इस प्रकार से प्रभाव हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है, आप देख सकते हैं। चौथा क्या है दोस्तों, मेन उनका मेरिट्स, स्वानुशासन का महत्व। स्वानुशासन का महत्व वो यानी सेल्फ डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस ज्यादा देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्वानुशासन आदर्शवाद की एक महत्वपूर्ण देन है। अनुशासन स्थापित करने के लिए सिद्ध अति उत्तम है, यानी यह सिद्धांत अति उत्तम है। यहाँ पर थोड़ा सा आप देख रहे हैं मिसप्रिंट है, सिद्धांत अति उत्तम है। यानी कि बच्चे के अंदर अगर आपको अस्थायी अनुशासन प्राप्त करना है या स्थापित करना है तो आपको ऐसा करना होगा कि बालक को पूर्ण स्वतंत्रता भी दी जाए, न पूरी तरह से, न तो उसको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए और नहीं तो उसके ऊपर कठोर मतलब कि दंड दिया जाए, कठोर नियंत्रण रखा जाए, अपने कब्जे में उसको इस प्रकार से रखा जाए। कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम उठ बोले तो बच्चे उठे और बैठ बोले तो बच्चे बैठे, मतलब उसके ऊपर मतलब इतनी ज्यादा कठोर नियंत्रण कि आप कह नहीं सकते हैं। और कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं उनको कोई मतलब ही नहीं बच्चे से, बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों आदर्शवादी दोनों पक्ष को नहीं मानते। वो बोलते हैं ना तो ज्यादा हमें उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और ना ही उस पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए। एक बैलेंसिंग होना चाहिए इस प्रकार से कि उसके अंदर खुद ही अनुशासन डेवलप हो, जिसको सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं। आगे हम देखेंगे बालक के व्यक्तित्व का आदर। बालक के व्यक्तित्व का आदर यानी आदर्शवादी बालक के व्यक्तित्व का आदर करती हैं और उसकी रचनात्मक शक्तियों के विकास पर वो बल देते हैं। स्कूल का महत्व पहचानना, यानी आदर्शवादी स्कूल के महत्व पर बल देते हैं। उनके अनुसार स्कूल एक ऐसा स्थान है जहां बालक में सामाजिक और आध्यात्मिक गुण उत्पन्न होते हैं। यानी स्कूल में ही बच्चे में सामाजिक गुण उत्पन्न होते हैं, आध्यात्मिक गुण उत्पन्न होते हैं, ऐसा स्थान स्कूल को उन्होंने कहा है। नैतिक शिक्षा की अगर हम बात करें दोस्तों, मोरल एजुकेशन का, तो आदर्शवादी के अनुसार जो नैतिक मूल्य है इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है और सत्यम शिवम सुंदरम को खास करके वो ज्यादा जोर दिए हैं इन चीजों पर, सत्यम शिवम सुंदरम पर। नैतिक शिक्षा केवल सैद्धांतिक विचारधारा का विकास करना ही नहीं, अब तो आदतों में प्रशिक्षण है। यानी नैतिक शिक्षा का मतलब ये नहीं कि केवल वो सिद्धांत यानी जो थ्योरी है, थ्योरेटिकल विचारधारा रखे, नहीं, उनको मतलब बच्चे में इम्प्लीमेंट भी कराए, ये भी उनके अंदर वो एक हैबिट डेवलप हो उस चीज की, ये भी होनी चाहिए, ऐसा टीचर्स होना चाहिए उनके अनुसार। तो ये भी एक मेरिट्स है जो कि सही है उनके अनुसार। शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधियां, अब आदर्शवादी जो है वो बोलते हैं कि मनोवैज्ञानिक विधियों में क्रिया और अनुभव का समावेश रहता है, यानी एक्टिविटी और एक्सपीरियंस का समावेश रहता है। आदर्शवादी उन विधियों पर बल देते हैं जो छात्र के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करते हैं। यानी वो बोलते हैं कि कोई भी टीचिंग मेथड हो जिससे कि बच्चे का जो व्यक्तित्व हो उसको पूर्णता प्राप्त हो, मतलब अपूर्ण नॉलेज नहीं हो, अपूर्ण व्यक्तित्व, आधा अधूरा व्यक्तित्व उसका नहीं डेवलप हो, पर्सनालिटी ना डेवलप हो, पूरी तरह से उसका पर्सनालिटी डेवलप हो। दोस्तों आप सोच सकते हैं पूर्णता का मतलब यहाँ पर उनका कहने का मतलब क्या है। आदर्शवादी पूर्णता को मानते हैं, पता है क्या, आध्यात्मिक ज्ञान को मानते हैं। वो बोलते हैं कि भौतिक संसार में जो आप ज्ञान लेते हैं ये अपूर्ण ज्ञान है, इसमें आपका जो व्यक्तित्व डेवलप हो रहा है वो अपूर्ण है, लेकिन जब आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्मा के ज्ञान प्राप्त करते हैं,
तो आप तो वो बोलते हैं कि आप पूर्णता प्रदान कर लिए, आपका व्यक्तित्व मतलब जो व्यक्तित्व हो वो पूरी तरह से डेवलप हो गया, वो ये मानती है। तो इन चीजों की तरफ बोलते हैं कि हमारा टीचिंग मेथड इस प्रकार से होना चाहिए कि बच्चों को हम अपूर्णता से धीरे धीरे पूर्णता की ओर ले जाए, यानी कि भौतिक जगत के जो ज्ञान है उसके तरफ से धीरे धीरे आध्यात्मिक जगत के ज्ञान की तरफ ले जाए। उसके बाद दोस्तों 9th पॉइंट ये है कि शाश्वत मूल्यों में विश्वास, वो इंटरनल यानी इटर्नल वैल्यूज में भी वो क्या करते हैं, बिलीव रखते हैं। अब दोस्तों ये देखेंगे कि मानव जगत में शाश्वत मूल्य जैसे मतलब सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब कि ये शाश्वत हैं, जैसे स्नेह, सहयोग, सहानुभूति, दया, सद्भावना, प्रेम, इन सभी को सामाजिक मानवीय गुणों का विकास करना भी आदर्शवादी मानते हैं। ये इन सभी चीजों में बिलीव करते हैं कि स्नेह होना चाहिए, सहयोग, सहानुभूति, दया, सद्भावना, प्रेम की भावना मनुष्य के अंदर, बच्चों के अंदर होना चाहिए, मानवीय गुण उनके अंदर होना चाहिए, सत्यम शिवम सुंदरम का मूल्यों का महत्व उनको समझ में आना चाहिए, उसकी अनुभूति उन्हें होनी चाहिए, इसमें वो बिलीव रखते हैं। एकीकृत पाठ्यक्रम की वो बात करते हैं, इंटीग्रेटेड करिकुलम की वो बात करते हैं। आदर्शवादियों ने सामाजिक विज्ञान और कला, साहित्य, गणित, इतिहास, भूगोल आदि विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया, इन सारे सब्जेक्ट को पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाए। यानी आदर्शवादियों ने एकीकृत पाठ्यक्रम पर बल दिया है, ऐसा नहीं कि पाठ्यक्रम में एक ही सब्जेक्ट हो। अब आगे देखेंगे यूनिवर्सल एजुकेशन, सार्वभौमिक शिक्षा, यानी जो आदर्शवादी है ये यूनिवर्सल एजुकेशन को क्या बोलते हैं, आदर्शवादी ने शिक्षा में आत्मानुभूति के उद्देश्यों की सहायता से सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया है, यानी आत्मानुभूति का उद्देश्य की सहायता से। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि वो बोलते हैं कि आत्मा का अनुभूति मेन हमारा उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन इसकी हेल्प से यूनिवर्सल एजुकेशन, सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। यूनिवर्सल एजुकेशन दोस्तों यानी सभी के लिए एक एजुकेशन हो, हर जगह वो एजुकेशन हो, ऐसा नहीं कि एक प्रांत के लिए अलग और एक राज्य के लिए अलग। आदर्शवाद ने स्कूल, संस्कृति, पाठ्य पुस्तक तथा समाज की भूमिका को भी महत्व प्रदान किया है, यानी उन्होंने बोला है कि स्कूल का भी कहीं ना कहीं ये एक महत्व है, संस्कृति का भी महत्व है, पाठ्य पुस्तक का भी महत्व है और समाज की भी भूमिका का भी महत्व है। वो बोलते हैं कि इन अभिकरणों के बिना मानव प्रगति संभव नहीं है, यानी मानव की प्रगति में इन सबका कहीं ना कहीं योगदान है, स्कूल का, संस्कृति का, पाठ्य पुस्तक का और समाज का। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे आदर्शवाद के दोष, हम आदर्शवाद की आलोचना, यानी ये तो हम लोगों ने क्या देखा, मेरिट्स देखा, अब हम लोग देखेंगे डीमेरिट्स। आदर्शवाद की जो थॉट है, जो विचारधारा उनका है, जो सोच है, वो कहीं ना कहीं कुछ उसमें डीमेरिट्स भी होता है। जैसे दो व्यक्ति होते हैं ना, अब दोनों की अलग अलग सोच है, अब किसी की सोच में कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है, तो इस प्रकार से आदर्शवादी जो होते हैं उनकी जो सोच में मेरिट्स है वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब डीमेरिट्स जो है उसको हम लोग देख रहे हैं। पहला उनका डिमेरिट्स क्या है कि शैक्षिक उद्देश्य व्यवहारिक नहीं है, उनका जो टीचिंग का जो एजुकेशन का जो एम है उसका मतलब वो व्यवहारिक नहीं, यानी प्रैक्टिकल नहीं है। वो जैसा सोचते हैं आत्मानुभूति, सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति, यानी आध्यात्मिक वो एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए हैं, जो कि व्यवहारिक नहीं है। अभी के दुनिया में अगर देखा जाए तो आदर्शवादी द्वारा बताया गया शैक्षिक उद्देश्य देखने में बहुत अच्छे एवं उच्च लगते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं है। यानी सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि आध्यात्मिक नॉलेज सभी के अंदर होना चाहिए। टीचर्स आध्यात्मिक नॉलेज भगवान के बारे में बताए, आत्मा के बारे में बताए, भगवान से अपने आत्मा को कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं परमात्मा से, इसकी अगर ज्ञान बताए तो सही बात है कि ये क्या है, पूर्ण ज्ञान है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो ये उतना उचित नहीं है। तो ये इनका डिमेरिट्स हुआ। यह विचारधारा व्यवहारिक उद्देश्य की आलोचना करती है, व्यवहारिक जो उद्देश्य उसकी क्या करती है, आलोचना करती है। इन्होंने आत्मानुभूति जैसे उद्देश्यों की चर्चा की है, केवल सैद्धांतिक है। हमने बताया ना कि केवल आत्मा की अनुभूति के बारे में ज्यादा बात की है आदर्शवादी, जो कि एक थ्योरेटिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाए तो ये संभव नहीं है, और संभव है भी तो कठिन बहुत है, सभी के लिए मतलब कि संभव नहीं हो पाएगा। दोस्तों आगे देखा जाए तो अपूर्ण पाठ्यक्रम, इनकम्प्लीट करिकुलम, आदर्शवादी द्वारा जो पाठ्यक्रम बनाया गया वो कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं है, क्योंकि उसमें नैतिक और साहित्य विषयों पर तो अनावश्यक बल दिया गया, ज्यादातर नैतिक और साहित्य विषय पर बल दिया गया है। वैज्ञानिक विषय पर उतना बल नहीं दिया गया है, व्यवहारिक विषय पर उतना बल नहीं दिया गया है, उसको अवहेलना कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट करिकुलम हम बोल सकते हैं। आगे दोस्तों इनका डिमेरिट्स क्या है,
कोई निश्चित शिक्षण विधि का ना होना। अगर आप पिछली वीडियो को अगर देखे होंगे टीचिंग इससे जस्ट पहले वाली वीडियो, जो वीडियो अभी दोस्तों आप देख रहे हैं, इस वीडियो के जस्ट पहले वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आदर्शवादियों के अनुसार टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए वो वीडियो हम लोग मतलब देखे हुए, बनाए हुए हैं, पढ़े हुए, तो आप जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो। दोस्तों उसमें आपको पता चल जाएगा कि आदर्शवादी किस टीचिंग मेथड को अपनाते हैं। तो दोस्तों आपको पता यही चलेगा कि कोई भी एक पार्टिकुलर टीचिंग मेथड को वो नहीं बढ़ावा देते हैं, नहीं मानते हैं। अलग अलग आदर्शवादी अलग अलग टीचिंग मेथड को वो मतलब कि मानते हैं और टीचर का मेन वो सेंटर में रखते हैं। आदर्शवाद द्वारा बताई गई शिक्षण विधि अध्यापक केंद्रित है, यानी अध्यापक केंद्रित मतलब कि टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड उनका है, जिसमें टीचर को सेंटर में रखा गया है, बच्चा को दूसरा स्थान दिया गया है, टीचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। बालक को शैक्षिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करती, यानी बालक उसमें स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे पहले का एजुकेशन, जो टीचर पढ़ाए वही पढ़ना है, जो टीचर बोल दिए दिन को मतलब रात तो दिन को रात, ऐसे। तो ये हो गया टीचर सेंटर एजुकेशन। शैक्षिक स्वतंत्रता बच्चों को नहीं मिलती है। बच्चों को शैक्षिक स्वतंत्रता मिलने का मतलब बच्चे भी अगर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको मेन रखा जा रहा है, उनकी आवश्यकताएं, उनकी क्षमताएं को देख करके टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड सेंटर, यानी मेन इंपॉर्टेंस चाइल्ड को दिया जाता है और टीचर उसके इर्द गिर्द उसकी आवश्यकता, उसकी जरूरतों, उसके लेवल, उसके अनुसार पढ़ाता है। ठीक है, इसमें अध्यापक सक्रिय रहता है और विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है। इनका जो टीचिंग मेथड है वो ऐसा मेथड है कि उसमें टीचर जो है वो ज्यादा एक्टिव रहेगा, बच्चा उतना एक्टिव नहीं रहेगा, जबकि बच्चों को ज्यादा एक्टिव रखना चाहिए। इसलिए इनका जो विधि है वो अमनोवैज्ञानिक है, उतना ज्यादा बेटर नहीं है। अध्यापक को अधिक महत्व दिए है, यानी जो आदर्शवादी है वो ज्यादातर टीचर को इम्पोर्टेंस दिए है, बालक को उतना ज्यादा नहीं दिए हैं, जो कि आज का अगर शिक्षा प्रक्रिया में देखा जाए तो उल्टा है। आज अगर हमारा एजुकेशन पॉलिसी है तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पॉलिसी है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमारा है, जिसमें कि बच्चों को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है, प्रथम स्थान पे रखा गया और टीचर सेकंड स्थान पे हैं। तो दोस्तों लेकिन ये जस्ट उल्टा है, तो ये भी एक डिमेरिट्स है। भौतिक जीवन की उपेक्षा, ये फिजिकल लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिए हैं, ज्यादातर स्पिरिचुअल लाइफ को पर बल दिए हैं। तो ये भी एक क्या हुआ दोस्तों, वर्तमान युग यानी अगर अभी का युग में देखा जाए तो कहीं ना कहीं काल्पनिक दार्शनिकता से काम नहीं चलेगा, यानी कल्पना ज्यादा लोगों को नहीं मतलब कि इंटरेस्ट आता है कल्पना में, या जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें आप देख सकते हैं आज का टेक्नोलॉजी के युग में, साइंस के युग में लोग उतना नहीं मानते हैं, तो उसमें उनको उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ये भी कहीं ना कहीं मतलब इनका डिमेरिट्स है। फिजिकल लाइफ को बिल्कुल ये निगलेक्ट कर दिए हैं, स्पिरिचुअल लाइफ को केवल ये बल दिए हैं। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे कठोर अनुशासन, अनुशासन की भी ये बात किए हैं, अनुशासन के ये मतलब समर्थन करते हैं। और आज के युग में कठोर अनुशासन न्यायोचित नहीं है। अगर आप किसी बच्चे को ज्यादा फोर्स करेंगे तो वो ऐसा नहीं कि आपकी फोर्स करने से उसमें डेवलपमेंट हो जाएगा, कहीं उसका साइड इफेक्ट भी होने लगेगा। स्वतंत्र वातावरण में बालक को सहज रूप से और स्वतंत्र ढंग से स्वाभाविक रूप से अगर छोड़ा जाए तो विकसित होने का उसे मौका देना चाहिए, उसमें मतलब डेवलपमेंट होगा कहीं ना कहीं वातावरण के प्रभाव से भी। तो ये उसको नहीं बोलते हैं कि बच्चों को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये एक डिमेरिट्स है। जीवन के सामाजिक पक्ष की ये अवहेलना किए हैं। कुछ आदर्शवादी आलोचक ये कहते हैं कि आदर्शवाद व्यक्तिगत विकास पर अधिक बल देता है, यानी कि व्यक्तिगत यानी पर्सनल डेवलपमेंट पे ज्यादा बल देता है, सोशल डेवलपमेंट पर कम बल देता है। इस प्रकार इनकी प्रकृति जो है वो व्यक्तिवादी, यानी आप बोल सकते हैं पर्सनल, इंडिविजुअल आप बोल सकते हैं। इस दर्शन में जीवन के सामाजिक पक्षों और नियमों की अवहेलना की जाती है, यानी कि सामाजिक पक्ष और जो समाज के नियम है उसको ये उतना नहीं एक्सेप्ट करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, परंतु आलोचना भी निराधार लगती है, क्योंकि जिस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नैतिक और आध्यात्मिक विकास, यानी कहने का मतलब ये अगर निगलेक्ट करते भी है सामाजिक पक्ष को और जो भी ये सामाजिक पक्ष है उसको अगर ये निगलेक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इनका जो शिक्षा का उद्देश्य है वो नैतिक और आध्यात्मिक विकास, तो आध्यात्मिक विकास तो व्यक्तिगत ही होगा ना, व्यक्तिवादी नहीं कहा जा सकता है ना, नहीं सामाजिक पक्ष की अवहेलना कर सकता है ना। तो आध्यात्मिक विकास करना हो तो उसे व्यक्तिवादी नहीं कहा जाएगा। आध्यात्मिक विकास में और समाज का भी उसमें कहीं ना कहीं मतलब हम केवल अपना डेवलपमेंट कर ले और लोगों को उसका ज्ञान नहीं दे तो फिर उससे क्या फायदा।
है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं समाज को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो संत होते हैं या जो भी आध्यात्मिक विचारधारा के लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी वजह से वो समाज का भी डेवलपमेंट करने के बारे में सोचते हैं, समाज को निगलेक्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए इनका मतलब कि ये जो है एक डिमेरिट्स है। आगे हम देखेंगे विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी को कम महत्व ये दिए हैं, ज्यादा ये साइंस को टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस नहीं दिए हैं। ये ज्यादातर दिए हैं, ये बोले हैं कि साइंस जो है और टेक्नोलॉजी है, इससे हम पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये नैतिक सौंदर्यात्मक विकास और ज्यादातर सत्यम शिवम सुंदरम पे बल दिए। यदि मानवता का स्तर गिरा हुआ है तो विज्ञान की पुस्तकों प्रयोगशाला आविष्कारों का क्या लाभ। अगर वो ये बोलते हैं कि अगर मानवता ही नहीं है इंसानों के अंदर, तो विज्ञान की पुस्तक और ये प्रयोगशाला और आविष्कार का क्या लाभ है, कोई लाभ नहीं है इनके अनुसार, आदर्शवादी के अनुसार। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों निष्कर्ष, कंक्लूजन। यानी कंक्लूजन यही निकलता है कि आदर्शवाद का शिक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद की मदद से ही शिक्षा प्रणाली में संशोधन और परिवर्तन भी हुआ। इनका यह हमारा प्रेरणा स्रोत है। आदर्शवाद हमारा क्या है, प्रेरणा स्रोत है। विचारधारा सर्वाधिक प्राचीन विचारधारा है, इनका पुराने जमाने का विचारधारा है। इनके विचारधारा में कुछ दोष हैं, कुछ इनका महत्व भी है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं का होना आवश्यक तो है, पर उनके पीछे अंधे होकर भागना मानव को पतन की ओर ले जाएगा। यानी इनका भौतिक सुख सुविधाओं पर ज्यादा बल नहीं दिए हैं, लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों तो भौतिक सुख सुविधाओं का होना जरूरी है, लेकिन उसके पीछे हम पूरी तरह से मतलब कि उसका आदी हो जाए, ये सही नहीं है। उसका आदी हो जाने से क्या होगा कि मनुष्य क्या होगा, पतन की ओर जाएगा, मानसिक दृष्टि से परेशान होगा। जैसे आज के टाइम में आप देख लीजिए, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हो रही है उतनी ज्यादा लोगों की मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, उतनी ज्यादा परेशानियां बढ़ती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जो आदर्शवाद का जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को सही मार्गदर्शन और उसे मानसिक शांति प्रदान करने वाली विचारधारा है। तो यदि शिक्षा दर्शन में भौतिकता और आध्यात्मिकता का सामंजस्य अगर बनाया जाए, यानी ये भौतिकवादी को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिए हैं, तो निष्कर्ष ये है दोस्तों कि आध्यात्मिकता और भौतिकवाद यानी जो नई टेक्नोलॉजी और साइंस जो है और स्पिरिचुअल मतलब जो लाइफ है, अगर दोनों को एक बैलेंसिंग लेकर चला जाए और तब बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया में इन दोनों चीजों को ऐड किया जाए बैलेंस करके, तो हमें लगता है कि कहीं मतलब कि ज्यादा बेहतर होगा। और इन दोनों को बैलेंस करके हमारा शिक्षण विधि ऐसी मतलब होनी चाहिए कि जिसमें जो भी आदर्शवाद के जो डिमेरिट्स है उसको दूर कर दिया जाए और जो मेरिट्स है उसको ऐड कर दिया जाए और तब आगे बढ़ा जाए, तो काफी अच्छा हद तक डेवलपमेंट होगा। जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, फ्रोबेल, यदि हम मतलब ये लोग भी कुछ अपना प्रयास किए हैं। यदि हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर आदर्शवादी शिक्षा दर्शन को सुधार करके व्यवहार में प्रयोग करें तो समाज के लिए शिक्षा दर्शन बहुत लाभदायक होगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आदर्शवादी शिक्षा दर्शन में जो भी कमियां रही उसको अगर सुधार करके अपने व्यवहार में हम प्रयोग में लाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगा। वास्तव में शिक्षा दर्शन साहित्य भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याओं के निराकरण में शिक्षा शास्त्रियों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अतः शिक्षा दर्शन संपूर्ण जगत के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा। शिक्षा दर्शन जो है सभी जगत के लिए यानी पूरे विश्व के लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध होगा। तो कहने का मतलब कि हमारे दोनों बैलेंसिंग अगर बनाकर हम चलते हैं तो ज्यादा हमें लाभदायी होगा। अब दोस्तों आपने देखा आदर्शवाद के विचारधारा, आदर्शवाद के अनुसार एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, टीचर्स कैसा होना चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए, विद्यालय क्या होना चाहिए, बच्चे का क्या उनके नजर में रोल है, विद्यालय का क्या रोल है, ये सारी चीजों आप लोगों ने देखा आदर्शवाद के मतलब जो आदर्शवादी विचारधारा के लोग होते हैं उनके अनुसार। तो ये आदर्शवाद का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया, आइडियलिज्म अब कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों प्रकृतिवाद हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो से प्रकृतिवाद का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।